जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट महेश और आज जो हमारे गेस्ट है अजय ससाने सर, जो कि एक मुंबई में बहुत बड़े डॉक्टर है, हिप्नोसिस्ट है। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, नमस्कार। नमस्कार सर जी। एक्चुअली हम ये जानने के लिए आपके पास है कि यार ये हिप्नोथेरेपिस्ट होती क्या है एक्चुअली में, मतलब इससे कैसे हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं? तो हिप्नोथेरेपी ऐसे समझिए एक साइंस ऑफ माइंड है। ओके। तो हिप्नोथेरेपी में होता ऐसा है कि हिप्नोथेरेपिस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपके प्रोग्रामिंग्स को चेंज करता है। ओके। जैसे कि किसी व्यक्ति को एंजाइटी है, स्ट्रेस है या फिर डिप्रेशन है, या फिर वो व्यक्ति कोई बैड हैबिट है, अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो जब आप उस व्यक्ति को जाके बोलते हैं कि आप स्मोकिंग मत करो या फिर अल्कोहल मत लो, ओके, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति उस हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पाता। सही है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसका वो जो हैबिट है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। और आप जो एडवाइस दे रहे हो किसको दे रहे हैं? ये मत करो, अल्कोहल मत लो, या फिर स्मोकिंग मत करो, या फिर आप बोलते हैं कि इतना गुस्सा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो क्यों वो व्यक्ति अल्कोहल छोड़ नहीं पाता है या फिर स्मोकिंग छोड़ नहीं पाता है या फिर वो उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है? क्या रीज़न, क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्योंकि जो आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से वो इंसान गुस्सा करता है। ओके। तो आप इसको ऐसे समझो कि उस व्यक्ति को हर कंडीशन को उस व्यक्ति का एक रिस्पॉन्स है। ओके। यानी उसको किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ एक्शन हुआ जिससे उसको गुस्सा आ गया। ओके। तो गुस्सा ये उसका माइंड का प्रोग्रामिंग है। जैसे उसको डिज़ायर आता है कि मुझे स्मोकिंग करना है, तो उसकी बॉडी उसको दुकान तक लेके जाती है। ओके। फिर वो पैसा देता है, सिगरेट लेता है और फिर वो सिगरेट पीता है, या फिर वो वाइन शॉप तक जाएगा, अल्कोहल लेगा और वो अल्कोहल पिएगा। ओके। तो कोई भी व्यक्ति उसके हैबिट को बदल नहीं सकता है, या फिर उसके एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता, या फिर उसके स्वभाव में बदलाव नहीं ला पा रहा है, क्योंकि ये सारे हैबिट्स हमारे 95% हैबिट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ओके। और हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करता है? उस व्यक्ति को सम्मोहन में लेके जाता है, यानी हिप्नोटिज्म की अवस्था में लेके जाता है। और जब हम उस व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं तो वो जो हैबिट का रूट कॉज है उधर हम पहुंचते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट सबकॉन्शियस माइंड को जाके जब बोलेगा कि बाहर का व्यक्ति कुछ भी बर्ताव करे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, तो उसे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये आपकी पूरी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके। आपके हैबिट, बिहेवियर, एक्शन, तो ये सारे पैटर्न को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हिप्नोथेरेपिस्ट बोलता है कि आप अल्कोहल नहीं लेंगे, तो आप एज अ सब्जेक्ट, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन के ऊपर जाके ऑर्डर देता है, आपके नर्वस सिस्टम को ऑर्डर देता है। तो जब यूजुअली लोगों को डिज़ायर होता है कि मैं जाके अल्कोहल ले लूँ, तो उसके मन में डिज़ायर क्रिएट हुआ, फिर वो वाइन शॉप तक गया। बराबर है। हिप्नोथेरेपी उस पैटर्न को तोड़ता है। हिप्नोथेरेपी क्या करता है कि आपके मन में डिज़ायर आया, लेकिन मैंने तो सजेशन दे के रखा है आपके माइंड में कि आप अल्कोहल नहीं लेंगे, या फिर आपके मन में इच्छा नहीं होगी, तो वो डिज़ायर निर्माण भी हो गया, तो वो 3 सेकेंड के अंदर डिज़ायर कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति की नर्वस सिस्टम, यानी वो वहाँ से निकल के जो शॉप में जाने वाला है, उस एक्शन पे उसका पूरा कंट्रोल आ जाता है। और एक बार वो कंट्रोल आता है तो फिर वो अल्कोहल नहीं लेता है। मतलब ये प्रोसेस कितने दिनों की होती है कि वो खुद पे अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर पाए? मिनिमम कोई भी बदलाव आता है किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में, या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग, या फिर कोई भी बदलाव, तो उसको हम मिनिमम 12 से 24 सेटिंग, 12 to 24 सेटिंग का टाइम लगता है। मतलब ये 12 to 24 सेटिंग मतलब क्या? 3 से 6 महीना, मतलब एक थेरेपी होता है वीक में एक बार। ओके। तो अगर हम लोग एक थेरेपी करते हैं और कोई क्लाइंट को बहुत ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत है, तो वीक में दो सेटिंग होगा, वो 3 मंथ्स में 80 to 90% उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। इस दुनिया में ऐसी कोई भी थेरेपी नहीं है जो हिप्नोथेरेपी की इतनी पावरफुल है। तो कुछ बातें हम बेसिक से जानना चाहेंगे आपसे कि सबकॉन्शियस माइंड, जो कि भले हम सबको पता है, लेकिन एक बेसिक से स्टार्ट से आप हमें बताइए कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, या फिर उसके अवचेतन मन के बारे में कहते हैं लोग। हाँ। ये कैसे, मतलब आप उस पर प्रोग्रामिंग कर पाते हो? ओके।
तो हमारे 3 मन है, ओके। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है एनालिटिकल माइंड, तीसरा है सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि आप डे टू डे लाइफ में आप घर से निकलते हैं, ऑफिस जाना है, ये काम करना है, बॉस ने ये टास्क दिया है ना, कल मुझे EMI भरना है, जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ हमारे माइंड में 24 घंटे के जो करने वाले काम है, राइट। तो उसमें आता है लॉजिक, रीजनिंग, कैलकुलेशन, लॉजिक, रीजनिंग और कैलकुलेशन। तो ये 3 काम आपका कॉन्शियस माइंड का है, ओके। आपके कॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड को डिवाइड करने वाली एक लाइन है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल माइंड। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का सिक्योरिटी गार्ड है, ओके। हाँ, तो जब भी मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूँ कि आप बहुत ब्रिलियंट है, आप बहुत होशियार है, तो ये ऊपर कॉन्शियस माइंड है, नीचे एनालिटिकल माइंड है और नीचे सबकॉन्शियस माइंड है। तो गणित ऐसा है कि ऊपर का जो कॉन्शियस माइंड है वो 10% है और सबकॉन्शियस माइंड है 90% है, ओके। तो मैंने किसी व्यक्ति को बोला कि आप बहुत ब्रिलियंट है, या फिर आपके जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति को मैं पहली बार मिला हूँ, तो थॉट, ये जो एडवाइस आपने दिया या फिर जो आपने पूछा, कॉन्शियस माइंड में आया। तो वो बोलता है कि पिछले 24 घंटे में ऐसा कोई मुझे बोला है क्या, राइट। तो कॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं, ओके। फिर वो थॉट जाता है एनालिटिकल माइंड के पास। एनालिटिकल माइंड का काम ही होता है एनालिसिस करना, एनालाइज करना, ओके। तो वो थॉट का वो एनालिसिस करेगा और वो पीछे भेजेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ज़िंदगी भर की मेमोरीज है। आप जब से पैदा हुए और जब से 6 साल की उम्र से आपको चीज़ें समझने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो वो आपका एक कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होता है, वैसा आपके लाइफ का हार्ड ड्राइव आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये एनालिटिकल माइंड उस एप्रिसिएशन को, किसी ने अप्रिशिएट किया है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी या फिर आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, है ना, वो एनालिटिकल माइंड उस थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में भेजता है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सबकॉन्शियस माइंड वो डेटा ऊपर लाता है कि पहले मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया था या नहीं। अगर मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है तो एनालिटिकल माइंड उस थॉट को रिजेक्ट कर देगा, राइट। और फिर हम लोग देखो डे टू डे लाइफ में हम किसी दोस्त को बोलते हैं आज तो अच्छा दिख रहा है, तो बोलता है सुबह से कोई मिला नहीं क्या, मैं ही मिला। तो इतना नेचुरली उसके माइंड में कैसा आया फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, क्योंकि आज तक उसे कोई बोला ही नहीं कि तू अच्छा दिखता है ना। तो यूजुअली मेल्स के साथ होता है, हम मेल्स एक दूसरे को कभी कॉम्प्लीमेंट देते नहीं है ना, क्योंकि हमारे बचपन से लेकर आज तक किसी ने हमारी तारीफ नहीं की है, ओके। हमारे जो भी फीमेल्स को जितना यूजुअली लोग बोलते हैं कि आप अच्छे दिख रहे हो, है ना, क्योंकि उतना हमें आदत नहीं होती, तो हमारे हार्ड ड्राइव में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, ओके। तो इस तरह से हमारा काम चलता है। कॉन्शियस माइंड ये 24 घंटे में होने वाले काम करता है, सोच समझ कर किए जाने वाले काम ये कॉन्शियस माइंड के हैं। रिस्पॉन्ड करना, राइट, सोचना समझना, जजमेंट्स लेना, ये ट्रेन पकड़नी चाहिए कि नहीं पकड़नी चाहिए, मुझे घर से अगर पुणे जाना है, डिसीजन मेकिंग वाला। अब आपका बिहेवियर, जो बर्ताव है, वो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपकी मेमोरी, ज़िंदगी भर की पूरी मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो अगर किसी व्यक्ति को मैं बोलूँ कि आप अगर वो व्यक्ति 40 साल का है, और मैं उसे बोलूँ कि कॉलेज डेज में आप कौन सा सोप यूज़ करते थे, या फिर कॉलेज डेज में आप कौन से क्रीम यूज़ करते थे खुद को मेंटेन रखने के लिए, तो जब मैं वो सवाल पूछूंगा तब वो फोल्डर ओपन होगा। तब तक वो फोल्डर बंद था, जब मैंने पूछा तभी वो ओपन हुआ। इसका मतलब वो मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में थी, सिर्फ कोई आके उसको ओपन करने वाला चाहिए था। तो सबकॉन्शियस माइंड ये हमारी मेमोरी है, और एज ए ह्यूमन हम लोग भी एक मेमोरी है। जैसे कि आपकी उम्र, आपकी एज है अगर 40 साल, कुछ ऐसी बात हो जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी अगर डिलीट हो जाए, तो आप सिर्फ एक चलता फिरता एक शरीर रहोगे। आपको, आपके अंदर कुछ भी डेटा नहीं रहेगा, आप सिर्फ एक मशीन की तरह रहोगे, राइट। तो हमारी मेमोरी, हम लोग एक मेमोरी है। तो मैं अगर आपको कुछ पूछता हूँ तो वो आपको उसको जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी से रिस्पॉन्ड आता है, राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो आप बोलते हो कि यार ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? वो कहाँ से आया, रिस्पॉन्स कहाँ से आया आपका? आपने सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी एक्सेस की और आपने बताया।
तो हिप्नोथेरेपी में आपको समझना है कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट ये पूरे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, वो मेमोरी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो मेमोरी को चेंज कर सकता है। तो किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटना घटी है, ऐसी घटना है जिससे वो किसी लेडी के साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई जो ज़िंदगी में कभी वो भूल नहीं सकती, कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो गया, जैसे चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है या फिर कोई किसी के ऊपर रेप होता है ना, तो वो मेमोरी उसे ज़िंदगी भर तकलीफ दे रही है। हिप्नोथेरेपिस्ट उस मेमोरी को तो नहीं ख़त्म करेगा, लेकिन उस मेमोरी के पेन को ख़त्म करेगा। मतलब उतना बुरा नहीं लगेगा जितना वो पहले लगता था, वो पूरा मतलब उसको झेलने की ताकत उसको आ जाएगी। यस, उसका टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। या फिर सेकंड है कि कोई सैनिक होते हैं, वो सैनिक वॉर में जाते हैं, तो जैसे वॉर में जाते हैं तो युद्ध एक ऐसा वॉर जोन ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, आपका दोस्त मर रहा है, उसके ऊपर बॉम्ब गिर रहा है, आपको गोलियां लग रही है, बहुत पैनिक एनवायरनमेंट होता है। तो सैनिकों में बहुत कॉमन देखा गया है जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD। यानी वॉर से वो जब रिटर्न आते हैं ना, तो रात को वो सो नहीं पाते, रात भर वो सपने, डरावने सपने, उसको नाइट टेरर्स या फिर नाइट मेयर्स बोलते हैं। तो वो नाइट मेयर्स उनको आते हैं, तो कुछ सैनिक ऐसे बेड के नीचे चले जाते हैं, कान बंद करते हैं, उनको लगता है कि अभी भी बम गिर रहा है मेरे ऊपर, अभी भी गोलियां चल रही है, अभी भी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं वॉर जोन में हूँ, मैं बैटलफील्ड पे हूँ। तो हम लोग एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट उनके उस सारी मेमोरीज का ट्रॉमा निकाल देते हैं। ये मेमोरी के ऊपर काम जो किया जा सकता है वो सिर्फ हिप्नोथेरेपी से किया जा सकता है। वो पेन जिंदगी भर लोगों को कैरी करने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई तकलीफ हो रही है। अभी एक चलो वो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है आज के लोगों का, वो है ब्रेकअप वाला। किसी को ब्रेकअप हो गया, ओके, तो कोई व्यक्ति, कोई लड़का है, यंग लड़का 20-25 साल का, या फिर वो लड़की है जिसका ब्रेकअप हो गया, तो वो उस व्यक्ति को भूल नहीं पाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया और वो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप किया, तो वो उस पेन में था कि वो मुझे छोड़ के चली गई और उसको मैंने किसी और लड़के के साथ देखा, तो वो आग में घी डालने वाला काम हो गया कि उसने उसको किसी और लड़के के साथ भी देख लिया। तो उसको वो मेमोरीज सोच के तकलीफ हो रही थी। मैंने उसको 7 दिन थेरेपी दिया। 8वें दिन पे वो लड़की का जो मेमोरी था वो पूरी तरह से उसके ब्रेन से चला गया। उसके बाद उस लड़की की मेमोरी से उसको कोई भी तकलीफ नहीं हुई, या फिर उसके बारे में जो फीलिंग्स थी वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो गई। कुछ दिनों के बाद वो लड़की उसे कॉल कर रही थी और ये उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, राइट। इस लेवल पे उसका माइंड चेंज हो गया कि अब वो बोलता है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उस लेवल पे आपके माइंड पे कंट्रोल आ सकता है कि कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चले गए और वो ट्रॉमा आपके माइंड में है, आप उसे ऐसा डिलीट कर सकते हैं। ग्रेट। उस लेवल का पावर आपके हिप्नोथेरेपी में है। यस, कॉन्शियस माइंड का ही है। यस। तो ऐसा भी मैंने सुना है कि यार ये जो जैसे आप कह रहे हो कि मेंटल हेल्थ में सुधार आ सकता है, जैसे कि कोई ब्रेकअप हो या फिर कौन सी भी एक्टिविटीज़ हो जिसमें इमोशंस ज़्यादा ऐड होते हैं, वो उससे हम हिप्नोथेरेपिस्ट से निकल सकते हैं बाहर। लेकिन इसका इस्तेमाल करके हम लोग करियर में भी ग्रोथ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। जैसे अभी कोई व्यक्ति करियर में ग्रो करना चाहता है, लेकिन आपके अपने थॉट्स आपको ग्रो करने देते नहीं है। संगत का भी असर होता है यूजुअली, या फिर कोई डिसीजन लेता है वो कर नहीं पाता, सिर्फ कहते हैं, बोलते हैं, कुछ करते कुछ नहीं, उस टाइप। तो आप ऐसे देखो कि आप कुछ डिसाइड करते हो, कुछ करना है। जैसे कि समझो किसी को एक एग्ज़ाम देना है, राइट। अभी उसका करियर डिपेंड है कि उस एग्ज़ाम में उसको परसेंटेज कितने अच्छे मिलते हैं, है ना। अभी वो डिसाइड तो करता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, राइट। लेकिन वो पढ़ाई कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसका माइंड, उसका ब्रेन उसको एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलता है। उसका माइंड बोलता है कि इसमें बोर हो रहा है स्टडीज़ में, तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे मज़ा आए, है ना। तो वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखेगा, वो गेम खेलेगा और वो यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करेगा, वो टाइम पास करेगा। हम लोग हिप्नोथेरेपी में उसको हिप्नोटाइज करेंगे, उसके सबकॉन्शियस माइंड में सजेशन देंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे अपने स्टडी के ऊपर। तो जैसे आप सजेशन देते हो तो वो व्यक्ति का पूरा फोकस फिर स्टडी पे आ जाता है, उसका पूरा फोकस कंसंट्रेशन डेवलप करने पे जाता है, या फिर उस व्यक्ति का एग्जाम में परसेंटेज कैसे बढ़ाना है, वो सजेशन हम लोग ब्रेन में देते हैं और फिर आपका ब्रेन उस तरह से काम करना शुरू करता है। पावर हाउस है सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन डायरेक्शन देना आना चाहिए। आपके पास ताकत है बहुत सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है, इसके वजह से वो स्टूडेंट या फिर वो जो व्यक्ति है जिसका गोल कुछ है,
लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो चीज़ें कर रहा है जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, जिससे उसका करियर होने वाला नहीं है, राइट। वो टाइम पास हो रहा है। तो हम लोग सजेशन देते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो सबकॉन्शियस माइंड उस व्यक्ति को वो सारी चीज़ें करने के लिए हेल्प करेगा जो वो करना चाहता है। या फिर ऐसे देखो कि कोई व्यक्ति बचपन से ये सुनता आ रहा है कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, राइट। यस, राइट। हाँ ना, ऐसा होता है, वो बंदा कुछ कर भी नहीं पाता आगे चल के। हाँ। तो ये सुन के, मतलब आपका कहना है कि ये सुन के उसका प्रोग्रामिंग वैसा हो जाता है। हाँ, तो कोई बार बार आपको बोल रहा है, और शुरुआत हमारे घर के लोगों से होती है कि घर वाले हो, वो बार बार आपको बोलते हैं कि आप तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो सुनता है। और कोई भी स्टेटमेंट जब किसी भावना के साथ दी जाती है ना, तो वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। मतलब आपके घर वालों ने या फिर कोई ऐसे व्यक्ति ने आपको चिल्ला के बोला है कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो वो वाक्य आया और वो भावना आई, वो दोनों चीज़ें किसी तीर की तरह घुसती है आपके छाती के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, और वो छप जाती है बातें। और उसके बाद आप कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उसके बाद फिर आप वो करना छोड़ देते हो। तो बहुत से लोगों को देखो, आप वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, नया जॉब करने लगते हैं, तो ज़्यादा दिन जॉब पे टिकते नहीं है, थोड़ा दिन जॉब कर दिया, छोड़ दिया। हो जाता है कभी हाँ, हाँ, राइट। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ शुरू करके ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको बोला है कि तू कुछ कर नहीं पाएगा। ये ब्लॉक उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है। जब तक ये ब्लॉक निकलेगा नहीं, तब तक वो व्यक्ति प्रोग्रेस नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले। क्योंकि ऐसा है कि वो आगे जाना चाहता है और उसने गाड़ी का गियर रिवर्स में डाल के रखा है, राइट। तो एक्सेलेटर देगा, जितना एक्सेलेटर देगा गाड़ी पीछे जाएगी, गाड़ी आगे जाएगी नहीं, राइट। मतलब डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, मतलब गियर चेंज करना पड़ेगा। यस। तो इन चीज़ों पर मतलब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हिप्नोथेरेपी। अगर हम हिप्नोथेरेपी करें किसी व्यक्ति के, उस व्यक्ति को हिप्नोसिस में लेके जाए और उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या नेगेटिव बोला गया है बचपन से लेकर आज तक, क्या क्या नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है, वो देखना पड़ेगा। और वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमको सबकॉन्शियस माइंड में पता चलती है हिप्नोसिस में, और फिर वो प्रोग्रामिंग अगर हम डिलीट करें तो व्यक्ति बहुत ही स्पीड में प्रोग्रेस कर सकता है। हिप्नोथेरेपिस्ट में ये प्रोग्रामिंग डिलीट कैसे कर पाते हो आप? हमको सिर्फ उनको हिप्नोटाइज करके सजेशन देना है सबकॉन्शियस माइंड को कि ये जो आपको नेगेटिव बोला गया है, ये सब कुछ मैं आज डिलीट कर रहा हूँ, और आज जो मैं बोलूँगा वो बातें आपके लिए वो सच होगा जो मैं बोलूँगा। क्या किसी की इंसान जो होते हैं आज के, उनकी आदत तो बदली जा सकती है हिप्नोथेरेपिस्ट से, लेकिन जो उनका जो मूल स्वभाव होता है वो बदला जा सकता है क्या? अगर वो विलिंग है तो बदला जा सकता। अगर उस व्यक्ति की इच्छा है कि मुझे बदल करना है, मेरी ये आदत अच्छी नहीं है, मुझे बदल करना है, तो हिप्नोथेरेपी हेल्प कर सकता है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। तो उनको मालूम होता है कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है, ये गलत है, क्योंकि इस गुस्से की वजह से मैंने अब तक बहुत कुछ चीज़ें खोई हुई है, लेकिन वो खुद को नहीं बदल पाता। गुस्सा तो उसको आता ही है, क्योंकि वो कभी कभार क्या होता है, वो खुद की बॉडी का एक लैंग्वेज बन जाता है, एक नेचर बन जाता है, वो फिर खुद को बदल नहीं पाता। क्योंकि जो आजू बाजू वाला एनवायरनमेंट होता है उसको ट्रिगर कर देता है, वो गुस्सा हो जाता है। तो उसी टाइम पे अपने को क्या करना पड़ेगा? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, केस स्टडी बताता हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट आते थे, उनको गुस्सा आता था उनके मदर इन लॉ का, ओके, और उनका और मदर इन लॉ का एकदम बहुत क्लैश होता था दोनों का। तो वो मेरे पास आए, उनका प्रीवियसली थेरेपी चल रहा था कुछ और प्रॉब्लम्स के लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरा ये मदर इन लॉ के साथ मेरा जो रिलेशन है, मुझे वो कुछ भी बोले मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरे अच्छे के लिए बोले तो भी मुझे गुस्सा आता है, मुझे मालूम है प्रॉब्लम मेरे अंदर है। तो उनका एक 4-5 सेटिंग हुआ, आफ्टर 4-5 सेटिंग्स उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर उनका गुस्सा ख़त्म हो गया, राइट। उसके बाद उन दोनों के रिलेशन बहुत बेटर हो गए। तो इतना आसान है गुस्सा बंद करना कि मैं सबकॉन्शियस माइंड को बोलूँगा कि ये व्यक्ति कुछ भी बोले आपको गुस्सा नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि एंगर आपके सबकॉन्शियस माइंड से अराइज होता है। तो ऐसा है कि आपने बटन दबाया, लाइट चालू हुआ, बटन बंद किया, लाइट बंद हुआ, वैसा ही माइंड के अंदर कनेक्शन है कि कोई कुछ भी बोले ना बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू हिप्नोसिस। कई बार क्या हो जाता है कि कई लोग जैसे रास्तों पर कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह जो अभी चलता है, तो ऑन द स्पॉट जो लोग होते हैं उनको एक अलग सा हादसा लग जाता है अपने माइंड प्रोग्रामिंग पे, वो एक्सीडेंट वो खुद ब खुद सामने देखते हैं।
तो एक अलग से सदमे में जाते हैं वो लोग। तो यही चीज़ उन पर करी जाए तो उनको इफेक्ट मिल सकता है। यस यस यस, उनका इसको हम बोलेंगे ट्रॉमा। तो कोई एक्सीडेंट देख लिया या फिर कुछ उनके साथ कुछ हो गया तो वो ट्रॉमा निकाल दिया जाता है हिप्नोसिस से। मतलब वही कंसल्टेशंस, ये सारी चीज़ें मतलब सिटिंग करके आप कर सकते हो। हाँ। और ये जैसे मेंटली हेल्थ हो गया या फिर करियर की जो ग्रोथ है, उसी तरह ये जो खुद के हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालता है वो सारी चीज़ें। हाँ, बहुत ज़्यादा। आपके मतलब आप तक का आपने कहा कि मतलब मैं जब यहाँ आया था तो आपसे बातचीत हुई मेरी, तो आपने कहा कि तकरीबन लगभग आपको 15 साल से भी ज़्यादा हो गई इस फील्ड में, साइकोलॉजी और हिप्नोथेरेपी। हाँ, मतलब आप जब इस फील्ड में आए कि ऐसा सजेशन दे कि जिसका रिस्पांस अच्छा हुआ और आपकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हो चुकी हो, और वो सुनते ही आप सेटिस्फाइड हो कि यार मैंने जो किया वो काफ़ी अच्छा किया इस लाइन में। ओके, तो एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक 70 साल के व्यक्ति थे, वो मेरे पास आए और उनका एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ऐसा था कि वो उनके यंग एज में 26-27 में गवर्नमेंट जॉब में लगे थे और वो सरकारी नौकरी में उस वक्त पे राइटिंग में होती थी चीज़ें सब, है ना, कंप्यूटर वगैरह का यूज़ होता रहता। तो कुछ एक लेटर लिख रहे थे किसी डिपार्टमेंट के लिए, और वो लेटर लिख रहे थे और उनका जो मैनेजर था वो आया और बोला कि ये कितना गंदा हैंड राइटिंग है, इतना गंदा कोई कैसे लिख सकता है, और उनको थोड़ा सा चिल्लाया उन्होंने। उस घटना के बाद वो व्यक्ति के माइंड में लिखने को लेकर एक ट्रॉमा बैठ गया, राइटिंग को लेकर। ओके, उसके 6 महीने के बाद उन्होंने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद जिंदगी भर वो एक ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे कि लिखने के वक्त जो हाथ कांपता है, वो जो डर बैठा है उनके इसमें, वो खत्म करना एक ही मिशन था उनके जिंदगी का। एट द एज ऑफ 70, उनकी उम्र के 70 साल में वो मुझे मिले और मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सारे ट्रीटमेंट्स करके हो गया, सब करके हो गया था। और फिर मैंने बोला ठीक है, फिर मैं उनको हिप्नोसिस में लेके जाके मैं उस घटना में लेके गया जब वो घटना घटी थी, और वो फियर उनका मैंने निकाल दिया। तो हार्डली 1 मंथ के अंदर उनका फियर चला गया। तो एक दिन मैं ऐसे ही क्लिनिक में बैठा था, पेशेंट थे और उनका अपॉइंटमेंट नहीं था, वो सडनली आए, बाहर सब पेशेंट्स बैठे हुए थे। रिसेप्शन ने मुझे बोला कि वो आपको मिलना चाहते, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे पेशेंट को वेटिंग पे बैठा के मैं बाहर आया तो उन्होंने मुझे हाथ मिलाया, उन्होंने बोला कि मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, जो मेरा इतने साल तक का जो मेरा प्रॉब्लम था कि लिखते वक्त जो हाथ कांपता था, राइट, वो ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद वो ऐसा लेटे और लेट के साष्टांग नमस्कार उन्होंने मुझे किया, मेरे पैर पकड़े। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट ये था कि ये मुझे नहीं अच्छा लगता है कि ऐसा कोई करे, लेकिन उनकी लाइफ का ये ब्रेक थ्रू था। उनकी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि ये व्यक्ति है जिसने मुझे बाहर निकाला, राइट। तो वो एक बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस करने वाला इवेंट था मेरे लाइफ का कि एक 70 साल की व्यक्ति ऐसा कुछ करती है कि जब जिंदगी भर उन्होंने तकलीफ से आया कि वो लिखने को लेकर हाथ कांप रहा है, तो लिख नहीं पाते थे, लिटरली उनका हाथ कांपता था, और 1 महीने में वो पूरी तरह से निकल गए, राइट। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पे मैं उनके सबकॉन्शियस माइंड को बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, और वो नहीं होते। इतना पावरफुल है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी से क्या एंजाइटी ब्लॉकेजेस जो है वो निकल सकता है। यस। तो एंजाइटी को आप देखो कि 2-3 कोर सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के। एक होता है ओवर थिंकिंग, आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है। तो आप सोचो कि ओवर थिंकिंग का संबंध है, अभी हम लोग थोड़ा एंजाइटी को ब्रेक करते हैं, हाँ, और फिर देखो हिप्नोथेरेपी का कैसा बेनिफिट होता है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है, आदमी बहुत सोचता है, कल के बारे में सोचता है, परसों के बारे में सोचता है, ज़िंदगी वो खाली सोचता ही रहता है, और वो क्या सोचता है, वो नेगेटिव सोचता है। तो 2 बातें आ गई, एक हो गया ओवर थिंकिंग, एक हो गया नेगेटिव थॉट। तो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग दोनों क्रिएट होता है, और वो क्रिएट करता है स्ट्रेस ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर, बॉडी के अंदर। ओके, अब ये स्ट्रेस आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है। ओके, तो वो हार्मोन्स है कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ऐसे कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रिलीज हो रहा है। ओके, अब ये दोनों हार्मोन्स है स्टेरॉइड। ओके, तो जैसे कोई बॉडी बिल्डर इंजेक्शन लेता है स्टेरॉइड के, है ना, तो उसी तरह से ये भी स्टेरॉइड है। अभी आप रोज डेली सुबह उठने के बाद सोच रहे हो दिन कैसा जाएगा, मेरा भविष्य में क्या होगा। रात को सोने के वक्त आप भविष्य के बारे में सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ऐसा। तो क्या होगा ये चल रहा है। अब आपको पता है क्या एंजाइटी में सबसे ज़रूरी बात क्या है, सबसे मिसिंग पॉइंट क्या है मालूम है आपको? एंजाइटी का सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है उस व्यक्ति का खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता।
एंजाइटी सिम्टम है, सिम्टम्स। एंजाइटी रूट कॉज नहीं है। आपके मन में एक ऐसी असुरक्षितता है, एक ऐसी भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी है कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा जो मेरे कंट्रोल के बाहर हो। तो मैं पहला ही मेरा स्ट्रेटेजी ये होता है कि मैं उस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ और मैं उसके मन में, अंतर्मन में ऐसी सूचना डालता हूँ कि किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए आप उसे हैंडल कर लोगे आत्मविश्वास के साथ। आप उतने केपेबल हो, उतने स्ट्रांग हो, उतने मजबूत हो कि जिंदगी में कोई भी घटना घट जाए आप मजबूती से खड़े रहोगे, एकदम मजबूती से। और जब ये सूचना मैं बार देता हो तो 4-5 सिटी में उसका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका माइंड, जब उसके मन में रात को सोने के वक्त ये विचार आते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि हम देख लेंगे, डरने की जरूरत नहीं, जब होगा तब देख लेंगे। तो क्या होगा, कैसे होगा से लेकर जब होगा तब मैं देख लूंगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस वो व्यक्ति के अंदर आता है और फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद और कुछ सजेशन ब्रेन को हम लोग देंगे। अगर वो ऐसा है कि आपको रहना है वर्तमान में, आपके माइंड का सालों साल ट्रेनिंग क्या है, एक तो फ्यूचर के बारे में सोचता है, पास्ट के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, पास्ट के बारे में सोचता है। अब मुझे एक सीधा एक लॉ है, वो दुनिया में सब पे लागू होता है, वो है लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपेक्टेशन। मतलब आप जो सोच रहे हैं उतना बुरा आपके साथ कभी नहीं होता। मतलब ऐसा भी होता है, कई बार क्या होता है कि मैं अगर बुरा सोचता हूँ तो बुरा होता है, क्योंकि उनको भी सिम्टम मालूम पड़ जाते हैं कि यार जो सोचते हैं वैसा होता है। आप देखो, आप अपने लाइफ को, हम सब लोग अगर अपने लाइफ को स्टडी करें तो जितना बुरा हमने सोचा था जिंदगी में होने वाला है, उतना बुरा हमारे साथ नहीं होता है। सही बात है कि मतलब कोई घटना आपके, मेरे जिंदगी की कोई भी घटना हो जिसमें मैंने सोचा था अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और वो सिचुएशन जब आती है, वो दिन जब आता है, तब उतना बुरा नहीं होता नहीं। तो मैं हिप्नोथेरेपी में वो क्लाइंट को, वो व्यक्ति को जो भी एंजाइटी में है, उसको यही प्रोग्रामिंग करता हूँ कि आप प्रेजेंट में रहो और आप हमेशा प्रेजेंट में ही रहोगे। तो जब वो व्यक्ति कट करना सीखता है अपने माइंड को, फ्यूचर का थॉट को तोड़ देता है। कि जब माइंड में आता है कि परसों ऐसा होने वाला है, 10 दिन के बाद मेरा ये प्रॉब्लम है, उसका इशू होने, उसका सॉल्व करना है, तो 10 दिन को अभी और 9 दिन बाकी है, तो मैं तोड़ दूंगा थॉट, राइट। और वो व्यक्ति को मैं सिखाता हूँ कि थॉट तोड़ो हिप्नोसिस में। उसके बाद वो व्यक्ति क्या करता है, वो बोलता है 9 दिन बाकी है ना, तभी का तभी देख लेते। आज अभी क्या करना है, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, आज का दिन मेरे बच्चे के साथ मुझे स्पेंड करना है, आज का दिन मुझे जो काम करना है वो करने हैं। तो वो पूरा एंजाइटी और वरी को कट ऑफ कर देता है। और वो फोकस प्रेजेंट में लाता है कि अभी उतना बुरा चल रहा है क्या, अभी ये सिचुएशन में, अभी ये सिचुएशन कैसा है, ये सिचुएशन सब कुछ अच्छा है ना, मेरा एसी चल रहा है, मेरा टीवी चल रहा है, मेरा घर में जो नीड है वो चल रहा है, मेरा बच्चा आज हंस रहा है तो मुझे उसके साथ एंजॉय करना चाहिए, मुझे टीवी देखना चाहिए, है ना। जिस दिन वो टाइम आएगा तब मैं देख लूंगा। तो माइंड को प्रेजेंट में लाना और वो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये 2 चीजें हम लोग हिप्नोसिस में करते हैं, तो व्यक्ति एंजाइटी से फ्री हो जाता है। एंजाइटी का मतलब ये नहीं कि आप चिंता में हो तो आप गोलियां खा रहे हो, आप डिप्रेशन में तो गोलियां खाओ, गोलियां खाना जरूरी है, क्योंकि आपके ब्रेन में सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से होता है, लेकिन रूट कॉज ट्रीट नहीं होगा। आपका रूट कॉज आपके मन में कभी तो बैठा हुआ कोई घटना है। आज आपके जीवन में जो भी चिंता है, डिप्रेशन है, इसका रूट कॉज आपके अंतर्मन में, और जैसा हमने बात किया था कि हमारे प्रॉब्लम्स हमारी मेमोरी में। मैं डिप्रेस क्यों हुआ हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसी कोई घटना घटी है जो मुझे पसंद नहीं है, जो मैं नहीं चाहता था कि वो हो। कहीं ना कहीं मैं होपलेस हो गया जिंदगी से, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ, तो वो घटना पास्ट में है। अगर मैं हिप्नोसिस में लेके जाके उस व्यक्ति का वो पर्टिकुलर घटना डिलीट कर दूं, वो घटने का जो इंसिडेंट है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ब्रेन से निकाल दो, तो कितना अच्छे से जिंदगी जिएगा। फिर वो जो मेडिसिन ले रहा है वो भी उसको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको इधर अंदर कुछ हुआ है प्रॉब्लम अंदर, तो ऊपर दवाई लगा के कुछ नहीं होगा, वो सर्जरी करके वो निकालना पड़ेगा। वैसे ही माइंड का है, हिप्नोसिस ये सर्जरी है माइंड का। हम लोग अंदर जाएंगे, वो एंजाइटी क्यों क्रिएट हुआ, असुरक्षित था, क्योंकि उसको बचपन में लोगों ने डरा के रखा है, उसकी जिंदगी के लिए वो असुरक्षित है, वो असुरक्षितता में हटा दूं, उसकी जिंदगी में जो नेगेटिव बातें हुई है वो सब मैं डिलीट कर दूं, तो व्यक्ति परमानेंटली चेंज हो सकता है। कई बार क्या होता है कि
जो विलेजेस में रहते हैं उनको मालूम नहीं, क्योंकि उनको एंजाइटी जो आपने सिम्टम्स बताए उससे वो पहचान लेगा बंदा कि उसको एंजाइटी है। लेकिन कई बार जो हिप्नोसिस्ट होते हैं या फिर एंजाइटी एक्सपर्ट जो होते हैं जो कि रिलीफ दे सकते हैं, ऐसे लोगों तक वो विलेजेस के जो बॉयज़ होते हैं या फिर मिडिल क्लास बंदे होते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाते, उनके चार्जेस या फिर सारी चीज़ें। तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने का? अगर उनको इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है यस तो सेल्फ हिप्नोसिस आपको सीखना चाहिए। एक ऐसा सॉल्यूशन है, बहुत कम पैसों में कोर्स मिलता है, कोई भी कहीं से भी आप सीख सकते हैं। जिसमें आप स्व सम्मोहन सीखते हैं, यानी कि आप खुद को सम्मोहित करते हैं, अपने आप को हिप्नोटाइज करते हैं और फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रॉब्लम्स है उसको आप इरेज कर सकते हैं। तो आप खुद के डॉक्टर आप खुद बन जाएंगे। और सेल्फ हिप्नोसिस के कोर्सेज बहुत सस्ते हैं, तो किसी भी एक्चुअली मतलब आप उसके बारे में बता पाएंगे कि होता क्या है, कैसे करते हैं? तो सेल्फ हिप्नोसिस ऐसा प्रक्रिया है जहाँ पे कुछ सर्टन स्टेप्स फॉलो करके आप खुद को हिप्नोटाइज करते हैं। ओके, और आप खुद के मन को प्रोग्राम करना सीखते हैं उसमें। मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कि मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, ऐसे टाइप में? यस, वैसा ही है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर अदर प्रैक्टिसेस में आप क्या करते हैं, आप कॉन्शियस माइंड से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, यानी आप कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ, मैं बेटर फील कर रहा हूँ, या फिर मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं तो मैं बोलता हूँ कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड को बोल के कुछ नहीं होता। आप जब बोलते हैं ना आई एम कॉन्फिडेंट, तो अंदर आपका माइंड बोल रहा होता है कि नहीं आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ऐसा बोल के कुछ होने वाला नहीं है। आप जो बोल रहे हो ना कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, तो माइंड और हार्ट का फाइट चलता है। ओके, इसका बेस्ट वे है कि आप सेल्फ हिप्नोसिस सीखो, खुद को सम्मोहन में लेके जाओ और फिर आप बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वो यूँ चला जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी ये नहीं बोलता कि मैं इस बात पे बिलीव नहीं करूँगा या फिर ये अफर्मेशन झूठ है। सबकॉन्शियस माइंड छोटे बच्चे की तरह होता है। आप छोटे बच्चे को बोलो कि अंधेरे में मत जाओ, वहाँ पे भूत है, तो वो आपको सवाल नहीं पूछेगा, वो मान लेगा कि वहाँ पे भूत है। राइट, सबकॉन्शियस माइंड छोटे बच्चे की तरह होता है, उसको जो बोला जाता है वो उसको मान लेता है। तो अगर मैं उसको बोलूँ कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा और उस बात को सच बना के ही रहेगा, उस स्टेटमेंट को। ऐसा ये मतलब खुद को ही सम्मोहित करके मतलब हिप्नोटाइज कर सकते हैं हम लोग। हाँ, मतलब वो ट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे कर सकते हैं उसको? वो पूरा एक कोर्स होता है सेल्फ हिप्नोसिस का, तो हम लोग भी सिखाते हैं। 7 दिन का कोर्स होता है। तो उसमें कोई आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। 7 दिन में आप 7 डेज में आप सीख जाते हैं कि खुद को सारे प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करना है आपको। आप सीखते हैं खुद को हिप्नोटाइज कैसे करना है, आप सीखते हैं खुद का एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कैसे निकालना है, आप सीखते हैं कि आपका वजन कम करना है तो कैसे करना है। आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो हिप्नोसिस में वजन बढ़ाने का इतना पावरफुल टेक्निक है कि आपकी भूख ही इतनी हम बढ़ा देंगे कि आप अनकंट्रोलेबल खाते जाओगे। राइट, और आपका वजन बढ़ जाएगा। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति था जिसका वजन बढ़ नहीं रहा था, तो उसको मैंने सेल्फ हिप्नोसिस सिखाया। 1 महीने के बाद वो दिन में 8-8, 10-10 बनानास खा रहा था। तो उसका इतना लेवल, क्योंकि उसका मेडिकल सब कुछ ठीक था, उसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था। तो 8 बनाना खा रहा है, 10 बनाना खा रहा है। वो 3-4 महीने में उसने ड्रास्टिकली सिर्फ खा रहा है, उसकी मम्मी बोल रही है कि सिर्फ खा रहा है, उसका सडनली वेट बढ़ गया और एक फिट बॉडी में वो आ गया। राइट, तो आप सेल्फ हिप्नोसिस सीखकर आप खुद की प्रोग्रामिंग खुद से कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने 22 किलो वजन कम किया है। 22 kg 6 महीने में 22 किलो वजन कम हुआ है। ऐसे केसेस हैं हमारे पास। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने अंतर्मन को क्या बोलते हैं। मतलब बचपन से लेके आज तक जो भी मैंने अपने आप के बारे में सोचा है, जो भी मैं अपने आप के बारे में बोलता हूँ, वो सब सच होता है। तो आप अगर ये भी बोल रहे हैं ना कि मैं कितना भी मेहनत करूँ मेरा वजन कम नहीं होता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि फिर आप एक्सरसाइज कर लो, आप डाइट कर लो, आप दवाइयाँ खा लो, नहीं होगा। क्योंकि आपके अंतर्मन को आप रोज बोल रहे हो कि मैं कितना मेहनत करता हूँ मेरा वजन कम नहीं होता, मैं कितना मेहनत करता हूँ मेरा वजन कम नहीं। यस, रिसेंटली मैंने भी सुना था कि यार एक न्यूज़पेपर में आया था कि जो 20-25 जो प्रोफेशनल लेवल्स के जो बॉडी बिल्डर्स है, हाँ, उन्होंने 1 मंथ तक कुछ तो उन्होंने वर्कआउट नहीं किया, हाँ, लेकिन
वहाँ पे जो हिप्नोसिस वाला जो बंदा था उनको वो सिखा रहा था कि यार मैं डेली वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं डाइट ले रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। उसके हिसाब से 30 डेज के बाद उन्होंने तब तक मतलब 30 दिनों तक उनका ब्रेक था जिम का वगैरह, लेकिन 30 दिनों के बाद उन्होंने देखा कि उनका वेट गेन हो गया और मसल्स गेन हो चुके हैं। ये सारा का सारा हिप्नोसिस का खेल है। अगर आप एक डॉक्टर डेनिस वेटली इनका स्टडी देखेंगे, ओलंपिक्स में वो स्टडी उन्होंने पब्लिश किया था कि ओलंपिक्स के जो चैंपियंस होते हैं तो दो लोगों को दो ग्रुप्स बनाए थे उन्होंने। एक ग्रुप था जिनको वो रनिंग करते थे ट्रैक पे, यस यस, और एक ग्रुप था जिनको बोला था कि आप रनिंग मत करो, आप सिर्फ माइंड में रनिंग करो, आप इमेजिन करो कि आप ट्रैक पे भाग रहे हो, राइट। आफ्टर 1 मंथ तो दोनों का परफॉर्मेंस सेम था। सही बात। और अजय सर, हम जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस लाइन में। जैसे कि आप हिप्नोसिस एक्सपर्ट है, मेडिटेशन एक्सपर्ट है, और आपने कई सारे लोगों की कंसल्टेशन दे के ज़िंदगी बदली है। आपकी मतलब फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका एजुकेशन कहाँ पे, और इस लाइन पे आपने करियर बनाने का ही क्यों सोचा? क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे करियर के ऑप्शंस है यहाँ पे। तो मेरा फैमिली जो आता है वो थोड़ा सा बिलो पुअर होता है ना, एक मिडिल क्लास होता है, Yes. लोअर मिडिल क्लास होता है, उसके नीचे वाला जो क्लास होता है वो हम लोग का था। वहाँ पे ना मैं बुक रीडिंग करता था और न्यूज़पेपर पढ़ता था। Yes. तो न्यूज़पेपर पढ़ना और बुक रीड करना ये कहीं ना कहीं लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। Yes. तो मैं 10th स्टैंडर्ड में था और न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि एक सेमिनार लगा है दादर में। तो सेमिनार के लिए मैं गया और वहाँ पे एक हिप्नोथेरेपिस्ट ने एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया। Okay. वो व्यक्ति ऐसा था 6-6.5 फुट का, एकदम स्ट्रांग, मजबूत, और उसको ऐसा हाथ स्ट्रेट किया और उसको बोला कि इतना हाथ फोल्ड नहीं कर पाओगे, है ना, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया, और वो खुद का हाथ फोल्ड नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उसको तो चेयर पे ऐसा लेटाया और उसको चेयर इधर सर है, इधर पैर है और बीच में कुछ नहीं है। तो उसके बॉडी पे इसके एक व्यक्ति को खड़ा किया, वो भी अराउंड 100 kg वेट रहेगा, ऐसा व्यक्ति को खड़ा किया। Okay. तो व्यक्ति बिल्कुल भी ऐसा नीचे दब नहीं रहा है उसका बॉडी। तो इस तरह का वो डेमोन्स्ट्रेशन देखा तो फिर 8-10 दिन मेरी नींद उड़ गई। मैंने बोला ये क्या है, राइट। तो मैं 4-4 दिन में सपने देख रहा था कि मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। वो उस लेवल का इन्फ्लुएंस हो गया मेरे माइंड के ऊपर। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यही मुझे सीखना है और इसी फील्ड में मुझे करियर करना है, क्योंकि वो बहुत ऐसा फैसिनेटिंग था, बहुत वो अलग ही था जो कुछ मैंने देखा था, और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ उसका मेरे माइंड के ऊपर। Okay. और फिर धीरे धीरे मैंने उस फील्ड में कोर्सेज करना चालू, वर्ल्ड के जो भी बेस्ट टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, सबसे मैंने सीखा हिप्नोथेरेपी, और फिर आज तक यहाँ पे ये जर्नी चल रहा है कंटिन्यू लर्निंग का। हाँ, ऐसा है। और साथ में जैसा आपका और एक ये चलता है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशंस, मतलब उसकी कंसेप्ट क्या है एक्चुअली में? माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी इंडिया में 300 तरह के अलग अलग मेडिटेशन है। जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन का मतलब होता है कि वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी आप वो जो जिंदगी में भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा भाग रहे हो ना, तो आपको कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, तो एक होता है साधना और एक होता है साध्य। तो आप साधना ही कर रहे हो जिंदगी भर, तो आप बोलते हो कि मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, वो मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। सही बात है, मिलता है, आदमी खुश भी होता है, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती है, राइट। और फिर आपकी ज़िंदगी में दुख जल्दी आ जाता है। तो ऑर्डिनरी मैन जिन लोगों को मैं आज तक 10,000 लोगों को मिला हूँ इतने मेरे 10-12 साल की जर्नी में, तो मैंने देखा है कि वो खुश नहीं है, राइट, वो खुश नहीं है। तो खुश नहीं है तो फिर माइंडफुलनेस उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। कि हम माइंडफुलनेस में ये नहीं बोलते हैं कि आपको चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। आप करो, आप सक्सेस अचीव करो, सब करो, मटेरियलिस्टिक रहो ना रहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। माइंडफुलनेस से फ़र्क ये पड़ता है कि आप सुखी हो क्या, हैप्पी हो क्या। हाँ, इधर अंदर आप ऐसा हाथ रख के कभी खुद को सवाल पूछते हो कि ठीक है, मैं जिंदगी में जो भी कर रहा हूँ, क्या मैं सुखी हूँ? जो सुख बोलते हैं या फिर आनंद बोलते हैं, तो क्या मैं आनंदी हूँ? नहीं हो तो माइंडफुलनेस करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता, माइंडफुलनेस के बारे में लोग बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन किया तो आप घर-दार छोड़ के, संसार छोड़ के आप मोह माया से दूर चले जाओगे। ऐसा कभी होता नहीं है। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो मेडिटेशन करेगा तो वो मॉन्क बन जाएगा, घर परिवार छोड़ देगा, है ना, बुद्ध की तरह या फिर और किसी मॉन्क की तरह घर छोड़ के चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये सबसे साइंटिफिक मेडिटेशन है, सबसे पावरफुल मेडिटेशन है। अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है,
तो आप मेडिटेशन करो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना कितनी देर है, 12 मिनट 15 मिनट एवरीडे, दैट्स इट। और आप मेडिटेट करो और आप देखो कि आपके एंजाइटी में कितना डिफरेंस आता है, आपके स्ट्रेस में कितना डिफरेंस आता है, आपके इवन आपके अगर डायबिटीज़ है आपको, राइट, तो डायबिटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जो शुगर बढ़ती है उसके 2 रीज़न होते हैं। आपका रॉन्ग लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल में सब आया, योग्य आहार, योग्य निद्रा, योग्य व्यायाम, आयुर्वेदा के हिसाब से योग्य आहार, योग्य निद्रा, योग्य व्यायाम। तो आपका योग्य आहार होना चाहिए, योग्य निद्रा मतलब योग्य नींद आपको होनी चाहिए, योग्य व्यायाम होना चाहिए। अभी ये तीनों भी हमारे लाइफ में नहीं है। तो एडिशनल एक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं एडिशनल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रेस जब बढ़ता है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ेगा तो शुगर बढ़ेगा। तो आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, शुगर कंट्रोल में नहीं आती बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बढ़ता है। तो मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपका कॉर्टिसोल कम होता है। डे टू डे लाइफ में जो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है जिससे आपका शुगर बढ़ रहा है। और फीमेल्स में स्ट्रेस की वजह से वजन बढ़ता है। मेल के अंदर फिजिकल एलिमेंट्स बढ़ते हैं, यानी मेल में वजन बढ़ना ये प्रॉब्लम नहीं, मेल के अंदर उनके अलग प्रॉब्लम चालू होते हैं। मतलब मेल के अंदर स्ट्रेस की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम चालू होगा, उसको इम्पोटेंसी यानी नपुंसकत्व हम लोग बोलते हैं वो चालू होगा। उनको हार्ट का प्रॉब्लम होगा। मेल को वजन बढ़ना ये प्रॉब्लम नहीं होता है ज़्यादा। मेल का प्रॉब्लम होता है कि उसका सबसे पहला डिस्टर्ब होता है सेक्सुअल फंक्शनिंग। उसका सेक्सुअल इच्छा कम हो जाएगा, डिजायर, लिबिडो कम होगा, इरेक्शन कम हो जाएगा, यानी नपुंसकत्व आएगा, है ना। उसके बाद उसका एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाएगा लाइफ को लेकर, राइट। तो ये सब आपका कॉर्टिसोल लेवल और एड्रेनलिन बढ़ने के बाद होता है। मेडिटेशन करने के बाद, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने के बाद आपका सबसे पहला क्या होता है, मेल के अंदर जो चेंज होता है वो स्टेबल होने लगता है, शांत होने लगता है। क्योंकि आज मेल बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है वो अलग वे में करती है स्ट्रेस को। तो अगर आप माइंडफुलनेस करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप वर्तमान में ज़्यादा रह रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हुआ है तनाव की वजह से वो वापस बढ़ने लगता है। आपके सेक्सुअल डिजायर कम हुए वो बैलेंस होने लगती है, राइट। आपके हार्ट के ऊपर जो तनाव आ रहा है वो मेडिटेशन से कम होता है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन से। ब्लड प्रेशर में रिसर्च जो देखा गया है वो NIH पे अगर आप जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन करने वालों का ब्लड प्रेशर स्टेबल रहने में मेडिटेशन मदद कर रहा है, स्पेसिफिकली माइंडफुलनेस। डिप्रेशन में जो जाते हैं लोग, ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनका डिप्रेशन 8 हफ्तों में कम होता है। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये इक्वलेंट है एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन की जो दवाइयाँ दी जाती है, उसकी बराबरी का इफेक्ट आपके ब्रेन के अंदर वो क्रिएट करता है। तो अगर आप एक ग्रुप को मेडिसिन दे रहे हो एंजाइटी का और डिप्रेशन का, और एक ग्रुप का आप बोलते हो कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन करो, तो 8 हफ्तों के बाद उनके ब्रेन के अंदर जो बदलाव देखा गया है दोनों के, वो सिमिलर है। हाँ, इज इक्वलेंट टू एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन। तो किसी ग्रुप को आप दवाई देते हो और किसी ग्रुप को आप बोलते हो कि आप मेडिटेशन करो 15 मिनट रोज का या फिर 45 मिनट्स रोज का। तो मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे जॉन कैबेज जी ने उन्होंने वो रिसर्च कंडक्ट किया था 8 हफ्तों का। और उन्होंने कॉन्स्टेंटली वो रिसर्च कंडक्ट किया जहाँ पे माइंडफुलनेस मेडिटेशन वो ग्रुप कर रहे हैं, उसको MBSR बोलते हैं, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन। वो प्रैक्टिस करके उनका बहुत बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर चेंजेस हुआ है। तो हमें देखना है कि स्ट्रेस को कम करना है जिंदगी में। जो आप जो पैदा होने के बाद मरने तक हमारा जो लाइफ का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये होता है कि मैं खुश रहूं, मैं हैप्पी रहूं, राइट। जितना है उतने में मैं खुश रहूं। अगर लाइफ के एंड में अगर ऐसा हो जाए कि आपका लाइफ के आखिरी सांसें चल रही है ना, आखिरी सांसें, और आपको पता है कि अभी आप जाने वाले हो दुनिया छोड़ के, और तभी भी अगर आप वो आखिरी दिन जो बचे हैं वो इस गिल्ट में गुजर रहे हो कि यार मेरी ज़िंदगी जी के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये ज़िंदगी मेरी बेकार चली गई, तो आप कितना बुरा, वो डेथ कितनी बुरी होगी कि आप मर रहे हो और आप मरते मरते यही सोच रहे हो कि ये पूरा ज़िंदगी मेरा बेबी, इसमें ना मुझे खुशी मिली, ना मुझे हैप्पीनेस मिला, ना मुझे कोई सेटिस्फेक्शन मिला, और मैं मर भी रहा हूँ ऐसे ही। तो फिर आपका पूरा लाइफ का जर्नी वेस्ट हो गया। सही है। माइंडफुलनेस यहाँ पे रोल प्ले करता है कि माइंडफुलनेस आपके पास जो है, जितना है, उसमें खुशी देता है, आपको हैप्पीनेस देता है, आपको कंटेंटमेंट देता है, आपको समाधान देता है। और आपको करना कितना है मेडिटेशन, रोज का 12-15 मिनट बैठना है, शाम को बैठो, सुबह बैठो, जैसा टाइम मिले, जहाँ पे ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी मेडिटेशन किया जाता है।
ट्रेन की आवाज़ में, बस की, ट्रैफिक की आवाज़ में, वो आवाज़ को मेडिटेशन की तरह यूज़ किया जा सकता है। आंखें बंद करके आप सुनो वो सारी आवाज़ें जो आ रही है, वो ट्रेन का कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आंखें बंद करके वो आवाज़ भी सुनते हो तो मेडिटेशन हो गया। ओके। इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है कि इस समय जो हो रहा है उसके बारे में आपको जागरूक होना होता है। तो इस समय जो चल रहा है यस, हाँ, उसी का निरीक्षण है। इसको बोलते हैं आनापान सती। सती यानी अवेयरनेस, पाली शब्द है सती। सती यानी अवेयरनेस, मतलब कि जो हो रहा है उसके टच में रहो। उसके बाद क्या होने वाला है उसका मत सोचो, इसके पहले जो हो गया उसका मत सोचो, आप प्रेजेंट में रहो। और जैसे ही आप प्रेजेंट में आते हैं ओके, आपके बॉडी में एक बदलाव आता है। उस बदलाव को बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मतलब दो मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, एक है फाइट एंड फ्लाइट। ओके, मतलब आपको आपके मैनेजर ने कुछ बोल दिया, राइट, तो आपके बॉडी में एक रिएक्शन है, गुस्सा है, मैं इसको मारूं या मैनेजर को, या फिर इसको गालियां दूं, या फिर नौकरी छोड़ के चला जाऊं। तो बॉडी के अंदर एक एंगर क्रिएट हुआ, वो हुआ फाइट एंड फ्लाइट। यस, उसके ऑपोजिट में रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट क्या होता है कि मैं बैठा हूँ मस्त में, खाना खा रहा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ लाइफ को लेकर। मैं पूरी तरह से सब कुछ छोड़ देता हूँ, लाइफ का स्ट्रेस, और मैं प्रेजेंट में आता हूँ। 1 घंटे के बाद मीटिंग है, बॉस गालियाँ देने वाला है, मालूम है, लेकिन मैं अभी प्रेजेंट में खुश हूँ, हैप्पी हूँ, रिलैक्स हूँ, और मैं इस मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना चाहता। और यही मोमेंटम मैं मीटिंग में भी लेके जाता हूँ। तो बॉस कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं अपना मोमेंटम छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं माइंडफुलनेस कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। यस। तो आप 1 मिनट बाद का भी नहीं सोचते माइंडफुलनेस में, आप अभी का ही सोचते हैं। और इसमें बॉडी के अंदर जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मतलब बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में है, जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट कर रही है, उसके अलावा बॉडी को कोई भी काम इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। आपका कोई कस्टमर का डेडलाइन जा रहा है और कुछ हो रहा है ना, बॉडी हरी और वरी नहीं करती, माइंड हरी और वरी कोई करता नहीं है। और मुझे लगता है ये बेस्ट है आपकी लाइफ। और अगर आप वो व्यक्ति हो जो सक्सेस के लिए आए हो तो मेरे पास मत आओ, राइट। मुझे गोल है, मर्सिडीज लेना है, मुझे वो करना है, मत आओ। मैं वो एडवाइस नहीं दूंगा। मैं बोलता हूँ कि आपको मन की शांति चाहिए, तभी आप मेरा एडवाइस फॉलो करो आपको, क्योंकि आपके पास आई डोंट नो मटेरियलिस्टिक थिंग से आपको खुशी मिल सकती है, मिलती है, लेकिन ऐसी भी एक खुशी होती है जो उन चीज़ों के अलावा आपको मिल सकती है। जो है, जितना है, उससे जब आप खुश रहना सीखेंगे तो लाइफ से ज़्यादा आप डिमांड नहीं करेंगे। नहीं, आपकी जो बात है बिल्कुल सही है और सहमत भी हूँ, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है उसका आखिर में जो अंतिम जो होता है टाइम, मतलब जो इंसान कुछ भी अगर कुछ करता है आज, तो वो खुशी पाने के लिए करता है। ये पैसा कमाना, गाड़ी लेना, बंगला लेना, या फिर ये सारी चीज़ें जो है, एजुकेशन वगैरह, अंतिम में क्या है, अंत में क्या है, सिर्फ उसके जो होठे पे जो एक स्माइल होती है वो इम्पोर्टेंट है। yes. भले ही उसके लिए इस ज़माने में क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें मिलने के लिए वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आके वो आखिर में वो अचीव करता है। हाँ, तो इसमें कोई मज़ा नहीं। तो नहीं। ये क्या है कि सारे प्रोसेस के साथ, हैप्पीनेस के साथ आप ये सारी चीज़ें करो, ये बेहतर है। मुझे एक कॉल आया था 2020 में, कॉल आया था। Okay. मैं क्लिनिक के बाहर खड़ा था, रैंडम कॉल आया, तो वो व्यक्ति मुझे बात कर रहा था, तो उसकी लाइफ की स्टोरी बता रहा था और बहुत कुछ बताया। और बाद में एक सैडनेस था वो व्यक्ति की आवाज़ में, राइट। वो क्या था कि सर मतलब ये है ना, इतना पैसा होके भी पैसा आदमी को खुशी देता नहीं है, राइट। और वो व्यक्ति था 2000 करोड़ का मालिक। उसने मुझे वो बात बोली कि सर मैं आज 2000 करोड़ का मालिक हूँ। और मुझे पता था, क्योंकि हमें ये था, क्योंकि बाद में वो हमारे क्लाइंट बने तो हमको पता चला कि वो सच बोल रहे हैं। और वो व्यक्ति की आवाज़ में सैडनेस था। एंड में जब फ़ोन रखा उन्होंने तो ये बोल के रखा कि मतलब ये सच है ना सर, कि पैसा होके भी आदमी खुश नहीं है, राइट। तो बात ये नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, बात यह है कि आप हैप्पी हो क्या, आप खुश हो क्या। आज अगर आप मर गए, है ना, तो आप खुशी खुशी मरोगे। आज अगर हम मर जाते हैं तो मैं बोलूँगा कि हाँ, भगवान जो भी ज़िंदगी दी, मैं खुश हूँ, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। अभी मैं मर जाऊँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो स्टेट जिस दिन अचीव होगा उस दिन हम लोग बोलेंगे कि हम जिंदगी में जीत गए। ओके। एक आर्टिकल था, लेस ब्राउन इन्होंने लिखा था, हाउ टू डाई पीसफुली, शांति से कैसे मरे। तो उन्होंने बोला था कि एंड में लाइफ के ये होता है कि जब आप डेड बेड पे होते हो, ऐसे पड़े हुए होते हो, आपकी सारी इच्छाएं आपके आसपास घूमती है, भटकती है। और
भटकती आत्मा कैसे होती है, वैसे आपके बेड के आसपास भटकते और आपको देखते और आप बोलते कि जैसे तू मर रहा है वैसे अभी मुझे भी मरना पड़ेगा। मतलब जो इच्छाएं हमारी है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, वो ऐसे घूम रहे हैं हमारे आंखों के सामने और वो बोल रहे हैं कि तू मर रहा है तो हमें भी मरना है तेरे साथ, तूने क्यों हमें फुलफिल नहीं किया। राइट। और अपना मराठी में बोलते हैं ना, पिंडाला कावड़ा शिवने, है ना, तो वो नहीं छुएगा। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हमें ऐसे इस तरह अचीव करना है कि हम मर जाए, और जैसे हम मरते हैं, है ना, और कोई हमारा खाना रखता है हमारे घर वाला, तो कौवा 1 सेकंड में आके टच करना चाहिए। राइट। तो लाइफ का गोल नहीं है, लाइफ ही गोल है। राइट। ये लाइफ है, उसके अंदर मेडिटेशन अगर करते हैं रोज का, तो सही में आप भागना दौड़ना बंद करें। आप जो लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सब कुछ कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ये कंट्रोल वो कंट्रोल, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप लाइफ को एक्सेप्ट करना जब चालू करते हैं ना, कि जैसी है लाइफ वैसे उसको एक्सेप्ट करना चालू करते हैं, तो आप ज़्यादा खुशी के साथ जीते हैं। क्योंकि लाइफ एक नदी की तरह है। ओके। और आप एक उसमें नदी में बैठा हुआ एक बोट है उसके पास, और वो बोल रहा है कि मैं ये जो फ्लो है ये नदी का, उस फ्लो के साथ नहीं जाऊंगा। वो नदी ऐसे बह रही है ना, तो मुझे उस डायरेक्शन में जाना है। तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि लाइफ का फ्लो है वो एवर चेंजिंग है, वो बदलता रहता है, वो नदी बहती रहती है। आप नदी के खिलाफ मत जाओ, आप नदी के साथ जाओ। और वो नदी जैसे बहती है, जहाँ पे वो आपको लेके जाती है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आप लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ, आप संघर्ष नहीं कर रहे। ज़िंदगी के साथ संघर्ष नहीं करना होता है आपको, संघर्ष नहीं हो, वो बोलते हैं ना फाइट करो, फाइट, लाइफ के साथ फाइट नहीं करो। आप मेडिटेशन करते हो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का फिलॉसफी ये है कि आप लाइफ को एक्सेप्ट करो, जो हुआ है वो हुआ है। ऐसा कैसा मेरे साथ हो सकता है, ऐसा आपको जब आप पैदा हुए थे तब भगवान ने ऐसा लिख के नहीं दिया था कि ये इंसिडेंट आपके साथ नहीं होने वाला है। राइट। आपका एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, या फिर ये लड़की आपको छोड़ के जाने वाली है या फिर नहीं जाने वाला है, ऐसा कोई एग्रीमेंट बना के नहीं दिया था। सही है। तो आप किसको पूछोगे कि भगवान मेरे साथ ऐसा कैसा किया। आप जाओगे मंदिर में, घंटे बजाओगे, है ना, फिर वो बिजली कड़केगी, है ना, और आप भगवान को पूछ रहे हो कि भगवान ये तुमने मेरे साथ क्या किया। भगवान जवाब देगा? नहीं देगा। वो करण अर्जुन में होता है ना कि वो करण अर्जुन मर जाते हैं, फिर वो जाके वो बजा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे किया। तो रियल लाइफ में वैसा नहीं होगा। सही। आपके साथ हो गया, अब सवाल ये है कि इसको स्वीकार करो या जिंदगी भर रोते बैठो कि मेरे साथ क्यों हुआ। तो मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति उसको स्वीकारता है इमीडिएटली। ओके। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, मेरा लॉस हो गया तो हो गया, अब मैं रोते नहीं बैठूंगा कि हुआ है, अब मैं करूँगा डैमेज कंट्रोल। अब मैं क्या करूँगा कि ये गलती वापस ना करूँ, शांत रहो, और इस सिचुएशन में से बेस्ट आउटकम में क्या निकालूं। मैं और एक बताता हूँ कि माइंडफुलनेस वाला व्यक्ति है ना, ये सबसे बेस्ट रिटेलिएट करता है सिचुएशन को। मतलब कि 2 लोग ले लो, एक व्यक्ति है जो एग्रेसिव है ना, वो ऐसा पैशनेट वाला, गोल अचीवर, ऐसा वैसा वाला माइंडसेट वाला है, वो फेलियर वर्ड को पसंद नहीं करता है, और उसके साथ अगर कोई घटना घटी, राइट, वो कोलैप्स हो जाए, क्योंकि उसको फेलियर ये वर्ड उसके डिक्शनरी में नहीं है। होता है ना, फेलियर वर्ड उसके डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन माइंडफुलनेस वाले के वर्ड लाइफ में सब वर्ड्स हैं। फेलियर है, अनसक्सेस है, क्योंकि वो लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट करता है। यस। और वो बोलता है कि हाँ फेलियर है, ठीक है, एक्सेप्ट करो आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो आगे बढ़ो, क्या गलती की मैंने वो मैं आइडेंटिफाई करूँगा। हाँ। और अभी ये 2 लोगों को देखो, जो लोग 2 नेगेटिव सिचुएशन घटी, वो 2 नेगेटिव सिचुएशन में 2 लोग हैं। एक फॉर्मूला है E+R = O। E यानी इवेंट है, प्लस R यानी आपका रिस्पॉन्स है, = आउटकम। ओके। तो आपके जीवन में 100 घटनाएं घटी, 100 घटनाओं को आपने 100 रिस्पॉन्स दिया, और 100 घटना को 100 रिस्पॉन्स दिया, फिर 100 आउटकम आए। दैट इज़ योर लाइफ। अभी का जो आपका लाइफ है वो 100 रिस्पॉन्सेज जो आपने दिए थे। ओके। तो अगर आपके जीवन में वो 2 लोग हैं, एक व्यक्ति है, 100 लोगों को उसने 100 नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है। ओके। तो उसका लाइफ, आपको एक अंदाज लगा सकते हो उसकी लाइफ का क्या हो सकता है? 1.5 के बराबर, है ना। और सेम ऐसा व्यक्ति है जो मेडिटेट कर रहा है, माइंडफुलनेस कर रहा है, और 100 घटनाओं को उसने 100 पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए, एक्सेप्ट किया कि ठीक है हुआ है, अब मैं डैमेज कंट्रोल करूँगा, जितना लॉस हुआ है उसमें से मैं अपना प्रॉफिट निकालने का कोशिश करूँगा, और इस सिचुएशन में अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा। सही। और 100 नेगेटिव घटनाओं को वो 100 पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके आउटकम जो आएगा वो अलग होगा।
यस ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन की पावर है कि आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो आप लाइफ जो अनफोल्ड हो रही है, जो मिस्ट्री लाइफ की खुल रही है ना आपके सामने, वो मिस्ट्री को आप एक्सेप्ट करते हो। आप जिंदगी के साथ झगड़ा नहीं करते। मेडिटेशन वाला झगड़ा नहीं करता, मेडिटेशन वाला लाइफ को रहता है, एक्सेप्ट करता है। ऐसा मतलब जैसे होता है कि जो मेडिटेशन वाला बंदा जो हुआ है वो उसी जगह पे वो छोड़ देता है और आगे वाले आने की जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में सोचता है। यस, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको बदला तो नहीं जा सकता। राइट। इससे बेहतर है कि यार एक्सेप्ट कर लो और जो आने वाला है उसके बारे में सोच के जो वर्तमान में जो चल रहा है उसके साथ जियो। यस। तो मेडिटेशन जो है ये स्टूडेंट के लिए भी कुछ दायरे में मायने रखता है या फिर उनके लाइफ में भी कुछ चीजेस हो सकते हैं? स्टूडेंट्स में 3 एरिया है। एक है फोकस, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिकॉलिंग। ओके। मतलब स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसको फोकस की ज़रूरत है। जो पढ़ा है वो याद रहना चाहिए, दैट इज रिटेंशन। यस। और पढ़ा याद किया और एग्जाम में वो याद भी आना चाहिए, है ना? वो याद नहीं आएगा तो पढ़ के और वो मेमोरी में जाके कोई फायदा नहीं है। जब जरूरत पड़े तब वो आपको याद आना चाहिए। ओके। तो मेडिटेशन ये आपका फोकस बढ़ाता है। तो जो स्टूडेंट है वो मेडिटेट अगर कर रहा है ना तो वो फोकस अच्छे से दे पाएगा। जो पढ़ रहा है वो ब्रेन में रिटेन होगा, ओके, और रिकॉल होगा। जब चाहिए तब वो जो पढ़ा है एग्जाम में उसको याद करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो मेडिटेशन नहीं करता। तो स्टूडेंट में ये 3 एरिया बहुत अच्छे से मेडिटेशन में इम्प्रूव हो सकता है। या फिर जो कम्युनिकेशन भी एक आता है कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं, कम्युनिकेशन का सवाल आता है कि कई बार लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छी तरीके से या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेडिटेशन और ये जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वाले होते हैं ना बहुत सॉल्टेड होते हैं। राइट। आप ऐसे व्यक्ति को मिलते हो जो एंजाइटी में, चिंता में तो गड़बड़ करेगा बात करने को, ये करो वो करो क्या करो तो समझ में नहीं आता। सही है। मेडिटेशन वाला एकदम सॉल्टेड होता है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है बिल्कुल भी। वो एकदम ऐसा ठहरे हुए पानी की तरह रहता है, एकदम स्टिल। राइट। वो आएगा, आपको मिलेगा, हाथ मिलाएगा, शांति से आपको देखेगा, आप क्या बोल रहे हो उसको सुनेगा और एकदम आराम से रिस्पॉन्ड करता है। तो वो जो स्टिलनेस होता है ना कम्युनिकेशन में, वो मेडिटेशन वाले का बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करेगा, वो इंस्पायर करने की कोशिश नहीं करेगा, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। मेडिटेशन वाले की वो एबिलिटी होती है, वो कैसा भी आपको मिलने आ सकता है। राइट। और वो एकदम कॉन्फिडेंट रहेगा, एकदम काम रहेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल मेडिटेशन वालों का ज़्यादा अच्छा होता है। और बॉडी लैंग्वेज में आप बोलो कि वो ज़्यादा बेटर बॉडी लैंग्वेज उनका होता है क्योंकि वो एकदम रिलैक्स होते हैं। उनका कोई नर्वसनेस या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस उनके बॉडी में होता नहीं है। यस। और मेडिटेशन करने वालों को अगर मैं बोलूँ कि कंक्लूजन कैसे करें मेडिटेशन का, या फिर मेडिटेशन सेशन का कंक्लूजन ऐसा होगा कि आपको डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट्स टाइम नहीं मिल रहा है तो आप सुबह रात को 12 से 15 मिनट मेडिटेशन करो। पूरा फ़ायदा चाहिए तो 2 महीने के बाद होगा। ओके। इमीडिएटली फ़ायदा नहीं होगा। और आप चाहते हो कि एक ब्रेन का इंश्योरेंस चाहिए आपको, मेंटल हेल्थ का इंश्योरेंस, तो मेडिटेशन है। आप डेली मेडिटेट करो फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, मिनिमम 12 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट। ओके। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव डोज। यानी 12 मिनट किया या 12 घंटे किया फ़र्क नहीं पड़ता। 12 मिनट किया तो फ़ायदा उतना ही होगा जितना 12 घंटे किया है। तो 12 मिनट मेडिटेशन करो, 2 महीना करो, 2 महीने के बाद होगा आपका ब्रेन का, एक तरह से अपने ब्रेन को इंश्योर कर लिया। तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको करंटली एंजाइटी और डिप्रेशन है तो आपको 80 to 90% चांस है कि आपकी दवाइयाँ 2 महीने में छूट सकती हैं। राइट। और 80 to 90% ये भी चांस है कि रिलैप्स प्रिवेंशन होगा, मतलब भविष्य में आपको एंजाइटी और डिप्रेशन वापस आने का चांसेस खत्म हो जाता है। राइट। और एक गारंटी आप ये मिलती है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समाधान मेडिटेशन के अलावा इस दुनिया में कोई प्रैक्टिस नहीं है जो वो दे सके। राइट। कि एक आप बैठे हो एक जगह पे लाइफ में और आप एनालाइज करते हो लाइफ को और आप बोलते हो यार मैं खुश हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी से खुश हूँ।
आई एम हैप्पी, जहाँ पे मैं हूँ मैं खुश हूँ, ये सिर्फ मेडिटेशन दे सकता है। इसके अलावा इस प्लेनेट पे ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं है जो आपको ये दे सके और उसका कोई भी पैसा नहीं लगता, राइट? कि आप वो जो इनर हैप्पीनेस है या फिर वो शांति है, वो जो सब कुछ है, वो आपको मिलता है सिर्फ मेडिटेशन से। बाकी इस दुनिया में कोई प्रैक्टिस नहीं है जो आपको वो सब दे सके जो मेडिटेशन दे सकता है। यस यस, मतलब मेडिटेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में जो एक्सेप्ट करने की ताकत देती है। तो कई बार सुना है कि जो बदला जा सकता है उसे बदलो, हाँ, या फिर जो बदला नहीं जा सकता उसे एक्सेप्ट कर लो, यस, लेकिन हर हाल में खुश रहो। यस। तो आखिर में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आभारी है हम कि आपने जितना समय दिया हमको। तो आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट के लिए और आई एम ग्रेटफुल। और जो लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट, मैं बोलूँगा कि मेडिटेशन करो रोज़, डेली हिप्नोसिस सीखो, जिससे कि भविष्य में कभी आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर दवाइयाँ खा रहे हो तो ये दोनों प्रैक्टिसेस, हिप्नोसिस और मेडिटेशन, आपको बहुत ही हेल्प कर सकते हैं आपकी मेडिसिन कम करने के लिए और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपको ज़रूरी है। यस, सही, यस। चलो, थैंक यू सर। यस, थैंक यू सो मच।